So let's start with next question. The coefficient of static friction μs between block A of mass 2 kg. तो ये एक block A है जिसका mass 2 kg है and the table as shown in figure is 0.2. मतलब A और इस टेबल के बीच में जो coefficient of friction होगा that is 0.2. What would be the maximum mass of block B so that the two blocks do not move? टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव मतलब M2 नीचे नहीं आना चाहिए और A भी मूव नहीं होना चाहिए. द स्ट्रिंग एंड पुली आर अज्यूम टू बी स्मूथ एंड मासलेस. स्ट्रिंग जो है और पुली जो है दोनों के दोनों स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है उसमें, क्योंकि अगर पुली और स्ट्रिंग में फ्रिक्शन ले लिया तो फिर पुली और स्ट्रिंग का भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, पर नहीं है और उनका मास भी नहीं है. पॉइंट, क्योंकि अगर स्ट्रिंग का मास होता तो स्ट्रिंग का मास भी लेना पड़ता, क्योंकि हैंगिंग स्ट्रिंग है और हमने कल देखा अगर हैंगिंग चेन जैसा कुछ हो तो फिर इट विल आल्सो कंट्रीब्यूट बिकॉज उसका भी वेट होगा, इसलिए क्या बोला है, मासलेस, राइट. तो ये सिस्टम जो है ये स्टेशनरी रहना चाहिए. डू यू रिमेंबर हमने लास्ट सेशन में, आई होप लास्ट सेशन में मिनिमम मास राइट हंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन, मतलब जो भी मास आपके पास होगा वो इससे कम होगा तो मोशन नहीं होगा. आपको क्वेश्चन में वही बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी, तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी m2 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m1. इससे ज्यादा हुआ तो मोशन होगा, नहीं हुआ इससे कम हुआ तो इसलिए पूछा, क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज m2 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m1. m1 मतलब कौन सा ब्लॉक, A. व्हाट इज म्यू 0.2, व्हाट इज मास ऑफ A 2, तो कितना 0.4 kg. अगर मास 0.4 kg से ऊपर हुआ तो मास m2 विल कम डाउन और A विल आल्सो स्टार्ट मूविंग. डन, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंपोनेंट्स करके रखे हैं. A body of mass m, so you have a body of mass m rest on horizontal surface. ये horizontal surface पे rest पे है. The coefficient of friction between the body and surface is mu. मतलब body और surface में यहाँ पे coefficient of friction is mu. If the mass is pulled by a force P as shown in figure, the limiting friction between the body and the surface will be, बहुत easy question है ये भी. What you need to remember is ये force है P, pulling force, right? Pulling मतलब pull कर रहे हो, मतलब पीछे से खींच रहे हो ऊपर की तरफ. तो दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा, क्योंकि एंगल दिया था P cos 30. ये जो कंपोनेंट है P cos 30 ये ड्राइविंग फोर्स होगा, और यहाँ जो कंपोनेंट गया P sin 30 ये प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg. मतलब फ्रॉम डायग्राम व्हाट यू सी इज, आपको दिख रहा है यहाँ से दैट P cos 30 is equal to limiting friction, correct. And what you can see here is P sin 30 plus R. तो P sin 30 plus R is balancing mg. तो यहां से आपको मिल गया नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg माइनस P sin 30. आपको क्या पूछा है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. डू यू रिमेंबर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस इज इक्वल टू mg माइनस p बाय 2. मतलब इन रियलिटी तुमको इसकी जरूरत ही नहीं थी. क्यों नहीं थी, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पूछा है. नहीं तो क्या करोगे फिर आप यहाँ पे, फिर you will do is यही PFL की जगह पे P cos 30 डाल दिया, तो व्हाट इज द पॉइंट. आपको पूछा गया है, हाँ, तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर इक्वेशन से हटा दिया तो देयर इज नो सेंस लेफ्ट. गुड, तो उसको हटाना मत वहां से. मतलब इन शॉर्ट करना क्या था, कुछ नहीं, बस FL limiting friction is mu times of normal reaction, but normal reaction is mg minus
p/2, तो म्यू टाइम्स ऑफ mg माइनस p/2 दिखता है कि कहीं पे? सी, खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of chain hangs down over the edge of the table. When 1/3 of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. Then the coefficient of static friction is. हमने कल ही फॉर्मूला डिराइव किया था. We spent a lot of time in deriving formula. मैं सिर्फ आपको अभी याद दिला रहा हूँ फॉर्मूला क्या है. We will not rederive it. तो ऐसा एक टेबल है, टेबल के ऊपर चेन है, दिस इज अ चेन, और 1/3 चेन का 1/3 इज हैंगिंग डाउन, 1/3 इज हैंगिंग डाउन, राइट? तो अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल सच दैट one end of the chain hangs down over the edge, right? 1/3 of its length hangs over the edge. मतलब basically imagine मैं अगर इसको मान लेता हूं L dash, so L dash is the part of the chain which is hanging down, और total length of the chain को मैं मान लेता हूं अगर L, example, तो L dash is nothing but L/3. ऐसा ही बोला है ना, 1/3 हैंगिंग है तो 2/3 टेबल पे है, राइट? गुड. डू यू रिमेंबर मैंने कल एक फॉर्मूला दिया था आपको, हमने डिराइव किया था म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एल डैश है, तो L/3 इक्वल टू म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, कैंसल कैंसल, 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3 म्यू, शिफ्ट कर दो, 1 इक्वल टू 3 म्यू माइनस म्यू, मतलब 2 म्यू इक्वल टू 1, मतलब म्यू इक्वल टू हाफ. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? हाफ. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20 kilogram block is initially at rest on a rough horizontal surface. A horizontal force of 75 Newton is required to set the block in motion. आपके पास एक रफ horizontal surface है, इस surface के ऊपर एक ब्लॉक है, you have a block kept on this, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया. आगे आपको बोला है 75 न्यूटन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट दिस. व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट? लिमिटिंग फ्रिक्शन. वेरी गुड. आपको मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू सेट द बॉडी इनटू मोशन इज नथिंग बट लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब इन शॉर्ट आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्टली बता दी, 75 न्यूटन. आफ्टर इट इज इन मोशन, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू कीप the block moving with constant speed. एक बार बॉडी मोशन में आ गया तो the force is kinetic friction. आपको क्या पूछा है? coefficient of static friction. तो in reality ये जो क्वेश्चन आपको दिया है it is just to make you create confusion here. क्यों? क्योंकि the moment they say एक बार बॉडी मूव होने लगा तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड है? 60 न्यूटन. मतलब यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दिया है 60 न्यूटन. उसका काम ही नहीं है, यू डोंट नीड इट. क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टैटिक फ्रिक्शन. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज एफएल? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज mg, तो म्यू mg इक्वल टू 75. m दिया है क्या आपको? 20. g की वैल्यू 10, तो 20 into 10, दिस इज 75. तो म्यू is equal to 75 by 200. 25 3s and 8s. 3 by 8. What is 3 by 8? What is? Wait a minute. एक काम करो. 0.38. Very good. It is 0.38. Next question. A system, you have a system which is consisting of 3 masses m1, m2 and m3 connected by, you have a system which is connected by a string.
ओके, पासिंग ओवर अ पुली P, तो आपके पास 3 मास का सिस्टम है M1 M2 M3 एंड इट इज पासिंग ओवर अ पुली P एज शोन इन फिगर, राइट। आगे बोला है द मास M1 हैंग्स फ्रीली एंड M2 एंड M3 आर ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, तो M2 and M3 they are on rough horizontal table. Coefficient of friction is mu. The pulley as usual is frictionless and of negligible mass. तो जो पुली है वो frictionless है और उसका मास भी नहीं है. The downward acceleration of mass M1 is assuming that three masses are same. M1 equal to M2 equal to M3, that is M. और ऑप्शन नंबर ए ये टिक करके रखा है because I want you to start understanding how to solve in a shortcut way. क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन. Do you remember कि एक्सेलरेशन जो था वो था नेट फोर्स अपॉन टोटल मास m टोटल, राइट. अब नेट फोर्स मतलब एक तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है जो सिस्टम को डाउनवर्ड लेके जाएगा. So you need to remember that here in this case what you have is a downward force जो सिस्टम को डाउनवर्ड लेके जाएगा. और ये कौन सा फोर्स है? M1G. और क्योंकि M1, M2 और M3 इक्वल है तो ये है mg, right? Why I have already marked it 3 m plus m plus m 3m, तो थोड़ा सा हाँ 3m, तो नीचे 3 आना चाहिए रफली. ओके, देन उसके बाद आपके पास दो मासेस है जो टेबल पे है. When they start moving, you have friction in the opposite direction. तो जब आप नेट फोर्स की बात करोगे तो नेट फोर्स अगर आपको याद होगा मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक दिया था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, दैट इज नेट फोर्स. तो ड्राइविंग फोर्स मतलब सिस्टम को नीचे कौन लेके आ रहा है? mg, राइट. माइनस अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? म्यू mg, राइट. म्यू mg, राइट. म्यू mg, ये म्यू, यस, प्लस नहीं माइनस. अरे तो यहाँ पे ब्रैकेट डालोगे तो प्लस, दो फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोज करेंगे, दो, टू, नहीं तो इधर कर दिया आपने प्लस, माइनस और प्लस खत्म. No opposition to the motion, done. No marks for you. So total mass is m plus m, 3m. So this is equal to mg minus 2 times of mu mg upon 3m. So what you can do is mg common, 1 minus 2 mu by 3m. mm cancel, तो g 1 minus 2 mu by 3. ऑप्शन नंबर ए. वेट अ मिनट, ऑफ कोर्स ये टिक इसके लिए करके रखा था. जस्ट अ मिनट, डोंट बी इन हरी. आई वांटेड यू टू सॉल्व ओरली, क्योंकि नीचे 3 कहां से आएगा? m plus m 3m, और 3 दो ही ऑप्शन में है, ए और डी. लेकिन वेट अ मिनट, नेट फोर्स इज ड्राइविंग माइनस, तो बीच में माइनस आना चाहिए. यहाँ पे कहाँ माइनस है? नहीं है, तो सॉल्व किए बिना ही होता है वो. तो ऑप्शन नंबर ए. A conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meter per second. कन्वेयर बेल्ट वो बेल्ट होता है जिसके ऊपर आप लगेज डाल देते हो और वो ऐसा लगेज को घुमाता रहता है, उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट. ऑल्सो इन मॉल्स यू विल फाइंड यू स्टैंड ऑन अ belt and it takes you forward, that is conveyor belt. A box is gently dropped on this conveyor belt और conveyor belt का speed कितना है? 2 meter per second. तो first of all you have a conveyor belt and then a box is dropped onto it. You have a box which is dropped onto this. इस box हमने drop कर दिया, right? Drop कर दिया, release कर दिया, belt पे जाके गिरेगा. आगे क्या होगा? The coefficient of friction between them मतलब conveyor belt and the box is 0.5. The distance that the box will move relative to the belt before coming to rest on it.
तो ऐसा है कि जैसे आपने ड्रॉप किया, क्योंकि आपने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप किया होगा, तो डायरेक्टली जाके ऐसे स्टिक नहीं हो जाएगा, इट विल मूव अ लिटिल बिट। तो इमेजिन कि हमने ड्रॉप किया और ये इस पॉइंट पे आके गिर गया ए पे, राइट। तो ये था आपका पॉइंट ऑफ रिलीज। पी पॉइंट से आपने रिलीज किया, वो ए पे आके गिरा, उसके बाद बिकॉज इट स्टिल हैज एनर्जी है तो थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर वो ऑफ कोर्स इट विल कम टू रेस्ट, राइट। तो आपको पूछा है कि ये जो डिस्टेंस कितना कवर किया बॉक्स ने बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन द बेल्ट, ओके। और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है इट इज रिलेटिव टू बेल्ट, मतलब ग्राउंड से नहीं मेजर कर रहे हो आप, कहां से कर रहे हो, बेल्ट से मेजर कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, स्टॉप होना मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होना। वेरी गुड। तो v इक्वल टू 0। जैसे ही आपने इस बॉक्स को ड्रॉप किया तो बॉक्स का खुद का तो वेलोसिटी पता नहीं, लेकिन कन्वेयर बेल्ट का जो वेलोसिटी है वो इसका इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। व्हेन यू ड्रॉप समथिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो व्हेन यू ड्रॉप अ बॉक्स ऑन कन्वेयर बेल्ट, तो जो भी कन्वेयर बेल्ट का इनिशियल वेलोसिटी था वो बॉक्स का बन जाएगा। ऐसा नहीं होता तो फिर लिफ्ट में चढ़ते वक्त आप गिरते भी नहीं। हैव यू एक्सपीरियंस दिस कि जब आप कन्वेयर बेल्ट पे या एलिवेटर पे जाते हो तो थोड़ा संभल के, क्यों? क्योंकि जो उस लिफ्ट का या एलिवेटर का या कन्वेयर बेल्ट का जो इनिशियल स्पीड था वो आपका इनिशियल स्पीड बन जाता है, राइट। एंड देन यू फील अ पुश, देन यू बैलेंस योरसेल्फ। तो सिमिलर इज हैपनिंग the moment you drop it, initial velocity of box becomes 2 meter per second। यहां तक क्लियर? अब आपको क्या फाइंड करना है, s, और एक चीज बताई है g, और एक चीज बताई है म्यू। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो v, u, s और a को कनेक्ट करता हो? डन। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v इज 0, u इज 2 का स्क्वायर। वेट अ मिनट, एक मिनट और एक स्टेप बढ़ा लेंगे। आपको पता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस फ्रिक्शन होगा तब a इज म्यू जी, और 2 और -2 क्योंकि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब फाइनली बॉडी विल कम टू रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे आता है मतलब उसका स्पीड कम होते जाता है, कम होता है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। तो आपको पहले ही बताया था मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस, आपको याद होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ही बता दिया था मैंने, u स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। व्हाट इज u? 2 स्क्वायर इज 4, म्यू कितना 0.5, जी कितना 10, 0.5 into 2 is 1, 4 by 10 is 0.4, 0.4 meter। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। A gramophone record is revolving. A gramophone record is revolving with angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with record if। Very good। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो और आपको पता होना चाहिए ग्रामोफोन क्या है। ग्रामोफोन अभी जैसे आपके पास अभी तो कोई MP3 प्लेयर्स भी नहीं यूज करता, बिकॉज यू ऑल यूज मोबाइल फोन्स नाउअडेज। मोबाइल फोन से पहले छोटे छोटे पॉड्स होते थे, उससे पहले बड़े वाले कैसेट वाले वॉकमैन होते थे। यू मे नॉट हैव सीन दैट एनीवेज। तो उससे पहले ये सब रिवोल्यूशन होने से पहले ग्रामोफोन होते थे। ग्रामोफोन मतलब एक बड़ा सा डिस्क होगा, एक बड़ा सा डिस्क होता है, एंड ऑन दैट डिस्क यू बेसिकली प्लेस अ पॉइंटर। तो व्हाट यू हैव अ बिग डिस्क, ऐसा डिस्क होता था जो रिवॉल्व होता रहता था, और इसके ऊपर आप एक पॉइंटर मतलब यू यूज्ड टू टच अ पॉइंटर, और यहाँ पे इसके ऊपर कोडिंग होती है। बेसिकली कोडिंग मतलब साउंड ट्रैक का रिकॉर्डिंग कोडेड होता है। इसके ऊपर ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के ऊपर साउंड कोडेड होता है। तो जैसे ही ये पॉइंटर वहां टच करेगा
तो ये डिकोड करके यू विल हियर सम म्यूजिक सॉन्ग. Nowadays you find this only in horror movies. Okay, so this is what it is. This is gramophone. तो जैसे आपके CD डिस्क होते हैं ना, वैसे ग्रामोफोन के बड़े डिस्क होते थे. एंड if I'm not wrong, एक बड़े से डिस्क में मैक्सिमम 1 या 2 सॉन्ग यू कैन फिट. ओके, अब द क्वेश्चन इज अ ग्रामोफोन इज रिवॉल्विंग. तो ये रिवॉल्व हो रहा है. ऑफ कोर्स ये एक मशीन के ऊपर रखा होता है जो रिवॉल्व होता है, तो इट इज रिवॉल्विंग एंड with angular velocity of omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. तो रिकॉर्ड के सेंटर से एक डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे लेट्स से r डिस्टेंस पे कॉइन रखा है. तो यू हैव प्लेस्ड अ कॉइन ओवर हियर, लेट्स से ओवर हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द record सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब r डिस्टेंस. ओके, तो दिस इज व्हाट यू विल हैव. ये r डिस्टेंस हो गया. आपको पूछा है कि ये जो कॉइन है विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ. अब आप बोलोगे रिवॉल्व तो होगा ही, क्योंकि उसके ऊपर रखा है ग्रामोफोन के ऊपर. ग्रामोफोन रिवॉल्विंग है तो कॉइन रिवॉल्व होगा ही. लाइक ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि रिवॉल्व हो रहा है. अभी अर्थ भी तो रिवॉल्व हो रहा है. अब रिवॉल्व मतलब रोटेट हो रहा है बेसिकली. इन दिस केस अर्थ इज रोटेटिंग, यू आर ऑन अर्थ, राइट? करेक्ट. तो मैंने अभी ग्रेविटेशन में बताया था कि if the earth is rotating you are also experiencing centrifugal force. तो ये भी तो experience करेगा, right? So because this coin is on a revolving gramophone disc and this coin will also experience centrifugal force. Centrifugal force will try to push this coin away. तो ऐसा हो सकता है कि ये जाए because it is experiencing centrifugal force. But wait a minute, centrifugal force is directed radially outwards. मतलब ये डायरेक्शन है किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया, क्योंकि रिवॉल्विंग कॉइन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज अवे, तो कॉइन विल try to move away, but as soon as it moves away there is friction between coin and gramophone, और friction होता है opposite to direction of motion. centrifugal force क्या करेगा? इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन friction इसको जाने नहीं देगा, राइट? हाँ, तो आपको ये बताने की कोशिश थी कि coin will revolve with the record if, of course if limiting friction is equal to centrifugal force. आया समझ में क्वेश्चन, राइट? हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि हाँ ये रिवॉल्व हो रहा है तो मैं भी, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू स्टैंड ऑन अ रिवॉल्विंग बिग प्लेटफॉर्म विद अ शूज जिसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, कभी खड़े रह के देखो, समझ में आएगा कि यू विल नॉट रिवॉल्व, यू विल बी थ्रोन आउट टेंजेंशियली, मतलब सॉरी रेडियली आउटवर्ड्स. गुड. तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स, आप देखो मैं वापस बता रहा हूँ, याद रखना हमने एक ही कंडीशन की बात की, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, राइट? बट इन रियलिटी ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ये लेस देन सेंट्रीफ्यूगल हुआ तो ऑब्जेक्ट मतलब कॉइन विल स्टार्ट मूविंग अवे. तो कम से कम लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना होना चाहिए, या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा होना चाहिए. लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. याद है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू मेक द बॉडी मूव. इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द बॉडी डज नॉट मूव. तो वही है यहाँ पे. व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. Mu times of normal reaction should be greater than equal to what is centrifugal force? mr omega square, right? Centrifugal force mv square by r, mr omega square, mv omega. तीन फॉर्म थे. मैंने क्यों लिखा mr omega square? क्योंकि ओमेगा दिया है और ऑप्शन में हर जगह पे ओमेगा है, राइट? क्लियर यहां तक? बट व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg greater than equal to mr omega square. m और m कैंसल, राइट? तो कंडीशन क्या आएगी? r वहां पे है
राइट। तो यहाँ क्या लिखोगे, म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, राइट। मतलब आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। So before we go ahead with this question, we need one more theoretical concept. बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। आपके पास एक टेबल है, ऑफ कोर्स देयर इज फ्रिक्शन, क्योंकि हम फ्रिक्शन चैप्टर में ही है तो फ्रिक्शन तो होने वाला है वहां पे। देन यू हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m, some block of mass m1, then you have another block over here, और दोनों का मास सेम नहीं है, मान लेते हैं एक का m1 है एक का m2 है। इसका मास है m1, इसका है m2। दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। अब आपने क्या किया, आपने इनको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करना मतलब यहां से एक फोर्स लगाया और यहां से एक फोर्स लगाया, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, राइट। मतलब ब्लॉक m1 और ब्लॉक m2 विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अपने आप तो कुछ मूव होता नहीं है, वर्क हैज टू बी डन, करेक्ट। तो वर्क इज डन, तो वर्क इज डन टू मूव, वर्क इज डन बाय दिस फोर्स टू मूव दिस बॉडीज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ s। मान लो, इमेजिन, थोड़ा सा इसको मैं और दूर लेके जाता हूं, फिर समझ लेंगे। तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज इमेजिन ये सिचुएशन ऐसा था पहले। दिस वाज द इनिशियल सिचुएशन, यू हैड अ स्प्रिंग। अब आपने क्या किया, आपने फोर्स लगा दिया, टोटल फोर्स F लगाया, यहाँ टोटल फोर्स F। और इस टोटल फोर्स ने क्या किया, इसने सिस्टम को मूव कर दिया। सिस्टम को मूव किया है मतलब इन दोनों मासेस को पास में लाया है, तो डिस्टेंस हो गया कम। डिस्टेंस कम हो गया मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेट अस से s, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं s। तो दिस इज व्हाट यू हैव नाउ, राइट। तो वर्क इज डन, और वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब you need to know one thing, as soon as you release this, जैसे ही आपने उसको रिलीज कर दिया, they will start moving away, right। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कब तक मूव होते रहेंगे, they will come to rest। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है, कहां पे, टेबल और ब्लॉक में। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो they will keep on moving, they will, you release it, they will go away, फिर वापस से come towards, फिर away, come towards, away and towards, चलता रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। लेकिन फ्रिक्शन है, तो ये जो वर्क फोर्स ने किया वो वर्क कहां गया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। लिंक करो, सिस्टम को समझना पड़ेगा आपको। फोर्स ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब क्या किया, वर्क किया। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कंटिन्यूअसली ये जो वर्क था ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आपने ऑब्जेक्ट को प्रेस कर दिया, छोड़ दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मूव होंगे, मतलब ये जो वर्क था वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, करेक्ट। क्लियर यहां तक, फाइन। फिर वो दोनों दूर जा रहे हैं, फिर वापस से वो पास में आएंगे, मतलब एनर्जी का कॉन्जर्वेशन है। लेकिन इस केस में क्योंकि टेबल और ब्लॉक में फ्रिक्शन है तो ऑब्जेक्ट्स विल कम टू रेस्ट। मतलब जो वर्क डन हुआ है इट इज बेसिकली वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, राइट। जैसे ही आपने इसको रिलीज कर दिया तो दिस ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, मतलब दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास। mv इज मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर नीचे 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर बाय 2m। कहां से आया, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया
तो बॉडीज आर मूविंग और मूव होते होते बाद में रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि देयर इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। बट वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। इज दिस क्लियर? कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? तो इट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। What is the formula for frictional force? Mu times of normal reaction. What is normal reaction? mg। और ये है s। ऐसा भी नहीं याद रहता तो आपको याद है हमने 3-4 लेक्चर पहले वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का ऑन अ फ्लैट सरफेस ये फॉर्मूला डिराइव किया था, म्यू mg s। क्लियर? दिस इज p स्क्वायर बाय 2m। यहां तक क्लियर? नाउ from here you have s, which is stopping distance, equal to p square और ये नीचे ले आओ 2m square mu g। करेक्ट? ओके। अगर मोमेंटम सेम रहा, म्यू तो कांस्टेंट ही है क्योंकि म्यू तो टेबल प्रोवाइड करेगा ना, जी भी कांस्टेंट है, तो s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, राइट? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/m स्क्वायर। जिनको अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया थोड़ा ध्यान दो, मैं बता देता हूँ और एक बार। यू हैव मासेस, करेक्ट? सोचने के दो तरीके हैं। मासेस रेस्ट पे थे, स्प्रिंग था, आपने कंप्रेस किया, मतलब आपने वर्क किया, वो वर्क का क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, वर्क इज डन। दैट इज व्हाई दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स moving. So work is connected to kinetic energy. Work is equal to kinetic energy. Now you release it. Release करोगे तो वापस से बॉडी मूव होगा, लेकिन बॉडी धीरे धीरे स्टॉप। क्यों स्टॉप हुआ? बिकॉज फ्रिक्शन है। तो देयर इज ऑल्सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। So work done against friction is work done, force into displacement. What is force of friction? Mu mg. So mu mg s is p square by 2m. S मतलब stopping distance, क्योंकि ultimately the system will come to rest. So stopping distance proportional to 1/m square. Clear यहाँ तक? तो जब दो masses हो connected by a spring या फिर वायर या फिर रस्सी, स्ट्रिंग, जो भी होगा, रॉड, तो डायरेक्टली क्या यूज करोगे? S is inversely proportional to 1/m square, मतलब S is inversely proportional to m square. अब पढ़ो क्वेश्चन। Two carts of masses 200 and 300 kg on horizontal rails are pushed apart. इन दोनों को पुश कर दिया आपने apart. Suppose the coefficient of friction between the carts and the rail are same. Okay. Then if 200 kg cart travels a distance of 36 meter and stops, then the distance traveled by cart weighing 300 kg is, right? अब एक चीज और याद रखना, मैंने यहाँ पे जो S लिखा है, जो S मैंने लिखा है, ये S इज प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर ऑफ ईच। नहीं तो बोलोगे दोनों का इक्वल डिस्टेंस। ये इंडिविजुअल सिस्टम का डिस्टेंस है। हो सकता है कि m1 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट और m2 कम करेगा, उल्टा भी हो सकता है। तो ये किसका है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का। गुड। तो व्हाट डू यू सी इज S इज प्रोपोर्शनल टू 1/m स्क्वायर। आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस बताया है एक का, किसका? 200 किलोग्राम का, राइट? आपको पूछा क्या है? 300 का कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस? तो S2 बाय S1 इज M1 बाय M2 का स्क्वायर। तो S2 is M1 by M2 square into S1. What is M1? 200. What is M2? 300. What is S1? 36. S2 2 का स्क्वायर 4, इसका 9, 1 and 4 का, तो S2 is 16 मीटर। ऑप्शन नंबर C। क्लियर यहां तक? Yes. So that is the end of this chapter.